करूँगा। जिस किसी ने मेरी वीडियो अभी सब्सक्राइब नहीं की है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड रूल की। जो तुम्हारी घर की जो वायरिंग होती है तो उसमें सामान्य रूल का जो प्रयोग किया जाता है उस नियमों के बारे में बात करूँगा। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चन 2-2 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंटरनल वायरिंग से, कभी कभी 5-5 6-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ इसमें एनर्जी मीटर की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? एनर्जी मीटर। जो दोस्तों एनर्जी मीटर होता है वो हमेशा हमारे घर के बाहर लगाया जाता है। जैसे हम कभी कभी कनेक्शन लेते हैं अपने घर के लिए तो सबसे पहले जो लगाया जाता है बाहर के घर के जो बाहर होता है वो क्या होता है? एनर्जी मीटर लगा होता है। इतनी बात समझ में आई होगी मेरी। तो जो एनर्जी मीटर होता है जो ज़मीन से कितना होता है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है, या उसे बोलते हैं ऊर्जा मापी। क्या बोलते हैं इसे? ऊर्जा मापी। ऊर्जा मापी ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगेगा या लगाया जाता है। अब मैं नेक्स्ट नंबर 2 की बात करता हूँ। एक होता हमारा इसके बाद और एनर्जी के मीटर के बाद तुरंत लगाया जाता है हमारी जो फ्यूज लिंक लगाई जाती है या यानी सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है या फ्यूज लगाए जाते हैं। तो इसके बाद मैं बात करूँगा तुरंत फ्यूज के बाद लगाया जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्या लगाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, या उसे बोल सकते हैं वितरण बोर्ड। वितरण बोर्ड होता है वो ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ नहीं लाइट एंड फैन की बात करूँ, नंबर 3 में बात करूँ लाइट एंड फैन, या बोल सकते हैं प्रकाश पंखा परपथ में अधिकतम 10 पॉइंट यानी मैक्सिमम कितने हो चाहिए तुम्हारे 10 पॉइंट वो लोड होना चाहिए तुम्हारे 800 वाट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। जो 5 एम्पीयर की क्षमता का होना चाहिए तुम्हारा। कितना होना चाहिए तुम्हारी? 5 एम्पीयर की क्षमता के लिए हमारा जो यूज किया जाता है इसमें जो 800 वाट के लिए, यानी तुम्हारे लाइट एंड फैन के लिए मैं बताए थे 10 पॉइंट होते हैं और 800 वाट होते हैं, और कितना होता है तुम्हारा 5 एम्पीयर के लिए क्षमता के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ इसी में अब आता है तुम्हारा, इसके बाद आते हैं तुम्हारे पावर सर्किट। क्या आते हैं तुम्हारे? पावर सर्किट। तो जो पावर सर्किट होता है बच्चों, क्या होता है? ये पावर सर्किट होता है या बोल सकते हैं शक्ति परपथ। शक्ति परपथ में लोड 2 पॉइंट यानी या बोल सकते हैं 2 पॉइंट के लिए कितना होना चाहिए? 3000 वाट होगा या 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी शक्ति परपथ की जो क्षमता होती है एम्पियर में कितनी होती है? 15 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई हुई। ये कई बार क्वेश्चन आए गए हैं तुम्हारे, जैसे UPPCL है तुम्हारा, UPCL जेई में भी क्वेश्चन आता है ये, और UPPCL तुम्हारा जो TG2 में भी कई बार क्वेश्चन आया तुम्हारा, UPRV में DRDO में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये तुम्हारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इन क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ ये इतने इम्पोर्टेंट हैं तुम्हारे कि आगे चल के कभी कभी पेपरों में 4 या 5 या 6 क्वेश्चन अवश्य फंसे जाते हैं हमारे पेपर में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट 5 की बात करता हूँ। जो तुम्हारी लैंप फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाई जाती हैं। जो भी तुम्हारी जो IS रूल के अनुसार जो तुम्हारी लैंप लगाई जाती हैं, क्या लगाई जाती है? तुम्हारी लैंप होती है, या तुम्हारा जैसे बल्ब होता है तुम्हारा LED बल्ब होता है, या बोल सकते हैं जैसे ट्यूबलाइट बोल सकते हैं उसे, वो हमारी जो 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाई जाती है हमारे घर के बारे जो घर के अंदर जो वायरिंग करी जाती है उसके अंदर जो 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाई जाती है। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट पॉइंट दिया इसी में, यानी वायरिंग का क्षैतिज रन। यानी वायरिंग का जो क्या होता है, जैसे वायरिंग करनी होती है जो क्षैतिज रन को बोल सकते हैं वो हॉरिजेंटल रन। यदि सीलिंग 4 मीटर ऊंची है, यानी हमारी जो सीलिंग है वो 4 मीटर ऊंची है, तो छत से 0.5 मीटर क्या होगी? नीचे दौड़ेगी। जैसे हमें कोई वायरिंग करनी है घर के अंदर, जैसे उसकी टोटल ऊंचाई हमारी जैसे 4 मीटर है। कितनी है तुम्हारी? 4 मीटर है। तो 4 मीटर जैसे हमारी ज़मीन से छत की 4 मीटर ऊंचाई है, तो हमें जो वायरिंग करनी होती है, जो हॉरिजेंटल वायरिंग करनी होती है, हमेशा 0.5 मीटर नीचे हमें करनी होती है। कितनी होती है तुम्हारी? 0.5 मीटर। या हमें 0.5 मीटर हमें कम करके वायरिंग करनी पड़ेगी, या बोल सकते हैं इसी बात को हम बोल सकते हैं ज़मीन से कितनी बचेगी? 0.5 कम करने पर 4 मीटर में से 3.5 मीटर बचेगी। कितनी बचेगी? 3.5 मीटर। तो ज़मीन से अगर देखो इसी में दिया है
4 मीटर से अधिक है तो ज़मीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर दौड़ेगी। या हमें 3.5 मीटर की ऊंचाई पर क्या करते हैं, जो हॉरिजेंटल या क्षैतिज रन होती है उसके लिए क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। जैसे पीवीसी वायरिंग होती है तुम्हारी, या पीवीसी कंडक्ट वायरिंग होती है। अब जैसे मैं बात करूँ इसी में वायरिंग क्लिपों की परस्पर दूरी, यानी जो वायरिंग के अंदर क्या होती है, जो क्लिप में लगाई जाती हैं, जैसे तुम्हारी वायरिंग करनी होती है तो इसमें क्या होती है, तुम्हारी क्लिपों की परस्पर दूरी हॉरिजेंटल रन में 10 सेंटीमीटर और वर्टिकल से 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी। अब मैं जैसे को इसी क्वेश्चन में जैसे बात करूँ, जैसे कुछ होती हैं वायरिंग तुम्हारी हॉरिजेंटल होती हैं और कुछ होती है वर्टिकल होती है। जैसे हमारे जहाँ पर जैसे तुम्हारी बाहरी सतह पर क्या करी जाती है, तुम्हारी पीवीसी वायरिंग करी जाती है, उसमें जो क्लिप लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, तुम्हारी क्लिप। तो यानी क्लिप लगाई जाती हैं, यानी हॉरिजेंटल के लिए तुम्हारी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाई जाएंगी, और वर्टिकल में जो लगाई जाएंगी तुम्हारी, जैसे तुम्हारा वर्टिकल में हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा पोल होता है खड़ा सीधा, तो उस कंडीशन को बोल सकते हैं वर्टिकल। कैसे बोल सकते हैं, वर्टिकल। जैसे हम रास्ते पे मैंने उसे पोल को मैंने लिटा दिया, तो ऐसी कंडीशन के लिटी हुई कंडीशन को बोल सकते हैं हॉरिजेंटल। यानी एक कैसे होती है, प्लान कंडीशन में। तो इस कंडीशन में हॉरिजेंटल में 10 सेंटीमीटर होती है और वर्टिकल में 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और स्विच बोर्ड क्या होता है तुम्हारा, ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। अब देखो इसी के अंदर होता है तुम्हारा, जैसे इंटरनल वायरिंग करनी होती है तो जो स्विच बोर्ड लगाया जाता है तुम्हारा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारी। अब देखो इसमें जो दरवाजे के पास लगेगा, जो भी तुम्हारा जो स्विच बोर्ड लगाया जाता है तुम्हारे घर के अंदर या रूम के अंदर लगाया जाता है, वो भी क्या होता है, दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड में। यदि एक कंडीशन में दरवाज़ा लेफ्ट हैंड साइड में की वजह यानी उसमें हाथ नहीं पड़े, तो उस कंडीशन में राइट हैंड साइड की तरफ लगा सकते हैं। यानी अब मैं बात करूँगा आगे वायरिंग में अर्थिंग के लिए, यानी वायरिंग करनी होती है उसमें अर्थिंग के लिए क्या होनी चाहिए, तुम्हारी भू तार की भी आवश्यकता होगी। जो भी तुम्हारी वायरिंग करनी होती है उसके लिए अर्थिंग के लिए क्या होती है, यानी अर्थ वायर की हमें आवश्यकता होती है। अर्थ वायर हमें ज़रूर करना चाहिए IS नियम के अनुसार। अब मैं जैसे मैं बात करूं, अब मैं इसी में एक पॉइंट और क्लियर कराना चाह रहा हूं तुम्हें। मैंने बताया था हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बारे में। किसके बारे में, हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बारे में बताया। जैसे तुम्हारी जो हॉरिजेंटल जैसे होती है, इस कंडीशन से लेटी हुई कंडीशन है तुम्हारी हॉरिजेंटल। क्या है तुम्हारी, मैंने बताया था जो क्लिप लगाई जाती है, जो क्लिप कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर लगाई जाती है, 10 सेंटीमीटर की पर। जैसे ये 10 सेंटीमीटर और ये क्या कि तुम्हारी 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। और ये भी जैसे मैंने एक क्लिप यहाँ लगा दी तो ये भी क्या हो जाएगी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। ये किसके लिए होती है, तुम्हारी HR के लिए। किसके लिए होती है, तुम्हारी HR के लिए। और मैं इसी के अंतर्गत जैसे मैं बात करूँ वर्टिकल की बात करूँ, तो वर्टिकल इस कंडीशन से होती है इसी में। तो वर्टिकल के बीच में दूरी कितनी होती है तुम्हारी, 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है तुम्हारी, 15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारी। तो यानी जितनी भी वर्टिकल कंडीशन में जो लगाई जाएगी, अब तो वो या बोल सकते हैं इससे ऊर्ध्वाधर कंडीशन में लगाई तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्लिप लगाई जाएगी, और क्षैतिज में कहती है 10 सेंटीमीटर पर लगाई जाती है, इंटरनल वायरिंग की जाती है जब उस कंडीशन में। अब देखो नेक्स्ट में बात करूँगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी में। जैसे आते हैं तुम्हारे जो तुम्हारी वाहक नली की जो लंबाई होती है तुम्हारी, या बोल सकते हैं इससे कंडक्ट पाइप होता है, उसकी लंबाई काट छाट की दृष्टि से 10% और भूतार की लंबाई भी 10% और चालक तार की लंबाई 15% से अधिक नहीं लेनी चाहिए। अब देखो ये तुम्हारी काट छाट की दृष्टि से, जैसे तुम्हारे मैंने बताई थी वाहक नली, यानी वैसे PVC हमारे जो इंटरनल वायरिंग करनी होती है उस कंडीशन में हमें जो PVC क्या होती है तुम्हारी कंडक्ट लेके आनी पड़ती है। क्या लेनी है, PVC। तो PVC जो कंडक्ट लेके आनी चाहिए। जैसे हमें 100 मीटर की आवश्यकता है हमारी इंटरनल वायरिंग के लिए, तो हमें 10% एक्स्ट्रा लेके चलनी चाहिए। यानी 10% हम जैसे वायरिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि वो काट छाट की दृष्टि से क्या हो जाती है, 10% में से तुम्हारा क्या बोल सकते हैं 100 मीटर है तो 100 में क्या होगी तुम्हारी 10% एक्स्ट्रा लेके चलोगे, कितना हो जाएगी तुम्हारी 110 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी तुम्हारी 110 मीटर हो जाएगी। जैसे मैं बताऊं, जैसे हमारी 100 मीटर है PVC कंडक्ट, तो इसका 10% लगा लूँगा मैं, प्लस में 100 का मैं 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 बाई कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 10 बाई कितना हो जाएगा
100 हो जाएगा। इससे 100 से 100 कटा कितना आ जाएगा तुम्हारा 110 मीटर लेके आनी पड़ेगी। और इसमें जो काट छाट की दृष्टि से कितना होगी तुम्हारी 10, ये वाली 10 है, ये क्या होगी तुम्हारी कम हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारा जो अर्थ वायर होता है उसके लिए हमें 10% अधिक लेके आना पड़ता है। जैसे मैंने बोला यानी जो भी तुम्हारे यहाँ जो वायरमैन होगा या जैसे लाइट फिटिंग करने वाला होगा तो वो अपने हिसाब से 10% अधिक रख के चलता है। या तुम्हें बोल देगा जैसे तुम्हें अपने दिमाग से लगाओगे इतनी केबल की आवश्यकता है तो वो हमेशा तुमसे 10% अधिक मंगाने की कोशिश करेगा तुम्हारी जो भूतार को। ऐसे तुम्हारी जो चालक की लंबाई होती है जैसे RY भी होते हैं, ये जो कंडक्टर होते हैं तुम्हारे, तो ये इनका सिस्टम अलग है RYB का, और जो अड़ताल का भी सिस्टम अलग होता है। ऐसे तुम्हारे RY होते हैं तुम्हारे कंड्यूट क्या बोल सकते हैं RYY होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर वायर होते हैं, इनको 15% से अधिक नहीं लेके चलना चाहिए। हमेशा कितना होना चाहिए काट छाट की दृष्टि से तुम्हारे 15% बस अधिक लेके जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहिए। जैसे तुम्हारे 100 मीटर है, 100 मीटर का 15% होगा 115, तो हमें 100 मीटर की जगह 115 मीटर लेके चलनी पड़ती है वायरमैन को। अब मैं यही बात कर दूँ इसी के अंतर्गत, जैसे इसमें दिया तुम्हारा वायरिंग में लूप इन मेथड का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी वायरिंग की जाती है बच्चों इसमें लूप इन मेथड का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हें। अब देखो इसमें मैं बात करता हूँ, जैसे हमें वायरिंग करनी है, इसमें पर पॉइंट लेबर कॉस्ट कितनी होती है हमारी, यानी एक पॉइंट है उसके लिए लेबर कॉस्ट कितनी होगी। जैसे बैटन प्रारूपी है तो बैटन प्रारूपी के लिए कितनी होती है तुम्हारी 50 रुपये होती है। ऐसी तुम्हारी खुली वाहक नली के लिए कितनी होती है तुम्हारी 100 रुपये। ऐसे छिपी वाहक नली के लिए कितनी होती है 155 रुपये लेनी पड़ती है हमें। जो भी हमें पर पॉइंट लेबर कॉस्ट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। हमें किसको देना पड़ता है, जो लाइट फिटिंग करने वाले को। अब इतनी बात समझ में आई होगी मेरी। अब देखो मैं बात करूँ यहीं पर आगे। अब इसमें दिया है दूर स्थित भवन कक्षकों के लिए, यानी तुम्हारे दूर स्थित क्या है तुम्हारे भवन कक्षकों के लिए आवश्यकता अनुसार उप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे हमारा कोई दूर भवन कक्षकों के लिए आवश्यकता के लिए क्या होनी चाहिए, यानी उप वितरण बोर्ड, या बोल सकते हैं इसी बात को सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की आवश्यकता होनी चाहिए। हमें उप सर्किट या बोल सकते हैं उप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमें लेके चलना चाहिए वायरिंग के लिए। अब इसमें दिया है नेक्स्ट पॉइंट दिया है तुम्हारा 12 वाला दिया है। तो संस्थान में लाइट व पंखा परपथ में एक ही होता है, यानी संस्थान में जो लाइट एंड फैन का जो सर्किट होता है एक ही होता है, लेकिन जो पावर सर्किट होता है अलग से लेना पड़ता है हमें। यदि हमें जैसे वायरिंग करनी होगी, जैसे हमें रूम के अंदर हाउस वायरिंग करनी है तो उसमें हमें पावर सर्किट होते हैं तो उनको अलग से हमें क्या करनी पड़ती है, वायरिंग करनी होती है। इसके अंदर आ जाते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर जनरेटर आता है तुम्हारा, और जैसे हीटर है तो इसके लिए क्या होते हैं पावर सर्किट की हमें आवश्यकता होती है। जैसे टीवी के लिए भी क्या करते हैं पावर सर्किट लगा देते हैं। तो हमें जो भी सर्किट होंगे पावर सर्किट के लिए हमें जैसे PVC भी क्या हो कंड्यूट भी होगा तो वो भी क्या अलग से लेके जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसी में। देखो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। यानी प्रत्येक रूम में प्रकाश के लिए यथासंभव 2 परपथ होनी चाहिए, यानी प्रत्येक रूम में कितने होने चाहिए तुम्हारी लाइट के लिए यथासंभव होनी चाहिए 2 परपथ होनी चाहिए। जैसे हमें एक LED ले लेते हैं, एक बल्ब ले लेते हैं, ज़्यादातर कम से कम कितने होने चाहिए 2 तो होने ही चाहिए। अब देखो यानी परपथ व्यवस्था ऐसी हो कि भविष्य में विस्तार के लिए कम से कम परपथ के अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए, यानी एक परपथ की अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आपकी समझ में मैं बता रहा हूँ ये कैसे आएगा ये क्वेश्चन। तो इसमें कैसे तुम्हारे 10 पॉइंट है हमारे, जैसे मैंने बताया था 10 पॉइंट। जैसे हमारी लाइट एंड फैन के लिए कितने होते हैं 10 पॉइंट होते हैं, तो इसके लिए 10 पॉइंट लिए हमने। और 10 पॉइंट के लिए कितना होता है 800 वाट होता है। कितने के लिए होता है तुम्हारा 5 एम्पियर के लिए कितना होता है, कितने होता है तुम्हारा 5 एम्पियर के लिए। अब मुझे देखना है जैसे हमें टोटल 10 पॉइंट लेके नहीं चलना चाहिए, हमें कम से कम मैंने होता है एक जो सर्किट होता है यानी 1 पॉइंट हमें कम रख के चलना चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य में आगे चल के हमें आवश्यकता पड़ जाए किसी 1 पॉइंट की एक्स्ट्रा आवश्यकता पड़ जाए, तो उसके लिए हमें भविष्य में जैसे 800 वाट तक टोटल बोर्ड 800 वाट लेके नहीं चलना चाहिए, यानी कम से कम 700 वाट, यानी एक हमारा
कोई ना कोई सर्कल लग जाए इसमें, यानी एक पॉइंट लग जाए, यानी एक हमें जैसे इसमें इसी के हिसाब से दिया है, जो लैंग्वेज दी है। तो ये लैंग्वेज दी थी तुम्हारी परपथ व्यवस्था ऐसी हो कि भविष्य में के लिए कम से कम एक परपथ के अतिरिक्त व्यवस्था हो तुम्हारी। अब देखो इसमें नेक्स्ट दिया है, तुम्हारे क्वेश्चन दिए हैं, इसी में मैं बात करूँगा। प्रत्येक संस्थान में उपभोक्ता, यानी प्रत्येक संस्थान में क्या होता है, उपभोक्ता होता है। परिसर में क्या होता है, यानी उपभोक्ता परिसर है। तो प्राप्त वैद्युत स्रोत पर लगे ऊर्जा मापी, यानी जो होता है उसमें क्या होता है कि एनर्जी मीटर लगा होता है। जो एनर्जी मीटर के बाद तुरंत बाद क्या होता है, तुम्हारी सप्लाई दी जाती है। क्या दी जाती है, तुम्हारी सप्लाई को काटने व जोड़ने के लिए लिंक स्विच, क्या हो ना, काटने व जोड़ने के लिए क्या होते हैं, लिंक स्विच व फ्यूज इकाई लगी होनी चाहिए। यानी सबसे पहले क्या लगा होता है, जैसे मैं बनाऊँ यहीं पर, सबसे पहले होगा हमारा एनर्जी मीटर। क्या होगा, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के बाद क्या होगा, फ्यूज लगाई जाते हैं। यानी एक होता है तुम्हारा, जैसे हमारी सिंगल फेज लाइन है तो इसके लिए क्या होगा, एक लगा होगा तुम्हारा फ्यूज लगा होगा, और एक लगा होगा तुम्हारा लिंक लगा होता है, सॉरी क्या लगा होता है तुम्हारा, लिंक लगा होता है। जैसे लिंक का डायग्राम ये होता है। तो जैसे देखो ये होता है लिंक का, ये किसका होता है, लिंक का डायग्राम होता है। और फ्यूज का तो सीधे सीधे इस कैसे घुमा देते हैं, ये किसका बन जाता है, तुम्हारा फ्यूज का। अब जैसे मैं इसी में जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे इसके लिए क्या होती है, मेन स्विच फ्यूज यूनिट उपयोग में लाई जाती है। यानी इसके लिए क्या जाती है तुम्हारी, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेन स्विच फ्यूज यूनिट में इकाई में उपयोग में लाई जाती है। एक यानी सिंगल फेज परपथ में लगे, यानी लगने वाले स्विच फ्यूज इकाई होती है। यानी इकाई में क्या होना चाहिए, फेज वायर पर फ्यूज इकाई लगी होनी चाहिए। जबकि उदासीन होता है या न्यूट्रल पॉइंट होता है, उस पर न्यूट्रल लिंक लगाना चाहिए, जैसे भी सर्किट में मैंने बताया था तुम्हें। अब देखो नेक्स्ट दिया तुम्हारा, जबकि 3 फेज परपथ में TPNIC स्विच प्रयोग में लाई जानी चाहिए। हमें देखो यानी जो तुम्हारी TPNIC होता है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो टी का मतलब होता है ट्रिपल, यानी टी का मतलब होगा तुम्हारा ट्रिपल, और पी का मतलब होगा पोल, एन का होगा तुम्हारा न्यूट्रल, और आई का मतलब होता है तुम्हारा आयरन, और सी का मतलब होता है क्लब्ड। इससे बोल सकते हैं ट्रिपल पोल न्यूटन आयरन क्लब्ड। ऐसी कंडीशन 3 फेज सप्लाई के लिए हमें ये यूज की जाती है। जैसे मैं बता रहा था अभी तुम्हें इसी क्वेश्चन में, जैसे सबसे पहले मैंने बताया था इसी में एक होता है एनर्जी मीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी मीटर। जैसे कनेक्शन लेते हैं तो ये होगा तुम्हारा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के बाद क्या होता है तुम्हारा, एक फेज है और ये क्या तुम्हारा न्यूटन। तो इसके लिए क्या लगाई जाएगी, तुम्हारी फ्यूज इकाई लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी, तुम्हारी फ्यूज इकाई। इस कंडीशन से होता है। और इसके लिए क्या होता है, जैसे न्यूटन तो न्यूटन लिंक लगाई जाएगी ऐसे। फिर तुरंत बाद इसके क्या लगाया जाता है, तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है तुम्हारे घर में। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। अब देखो नेक्स्ट में आगे बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं तुम्हारे, स्थापन व्यवस्था से संबंधित नियम दिए हैं तुम्हारे। यानी तुम्हारी जो स्थापन व्यवस्था से संबंधित नियम होते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा नियम की। तो नियम दिया है इसमें, गुल्ली या फ्लग की स्थापना के लिए उसका मोटर भाग दीवार के अंदर की ओर तथा पतला भाग, यानी इसका जो मोटा भाग होता है वो दीवार के अंदर की ओर तथा जो पतला भाग होता है बाहर की तरफ होना चाहिए। जैसे हमारी गुल्ली या प्लग की स्थापना करने के लिए क्या होना चाहिए, मोटा भाग होता है वो दीवार के अंदर, और जो पतला भाग होता है हमारा वो कहाँ होता है, पतला भाग होता है वो बाहर की ओर होता है। और गुल्लियों के बीच का अंतर होता है 30 सेंटीमीटर से कितना होता है, 45 सेंटीमीटर रखते हैं। जैसे हमारी जो गुल्लियाँ ठोकी जाती है तो वो क्या होता है तुम्हारा 30 से 45 सेंटीमीटर तक रखा जाता है, उनकी जो बीच की दूरी रखी जाती है। अब देखो नेक्स्ट ये है इसमें, वायरिंग का क्षैतिज रन। मैंने बताया था, एक बार फिर बता दिया है ये मैंने, वायरिंग का जो क्षैतिज रन होता है 4 मीटर सीलिंग की ऊंचाई हमें रखनी चाहिए। तो सीलिंग होता है तुम्हारा, और सीलिंग से 0.5 नीचे हमें रखना चाहिए इसे। यानी जो भी वायरिंग करनी होती है, मैंने बताया था जैसे हमारी फर्श है, फर्श से जो भी वायरिंग करी जाती है हमारी, जैसे छत है, छत और फर्श के बीच की जो दूरी होती है, जैसे मैंने 4 मीटर मानी, तो 4 मीटर के अनुसार 0.5 मीटर हम क्या रखते हैं, क्षैतिज रन रख के चलते हैं, हॉरिजॉन्टल रन नीचे रख के चलते हैं।
अब इसमें अधिक ऊंचाई वाले सीलिंग के लिए फर्श से HR की जो ऊंचाई 3.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इतनी यानी 3.5 मीटर से हमें कम नहीं रखनी चाहिए HR की ऊंचाई। अब देखो इसी में जैसे मैं बात करूं, प्रकाश पंखा पर्पथ के लिए 1.5 mm, यानी हमें लाइट एंड फैन के लिए हमें कैसे कंडक्टर का यूज करना चाहिए, हमें 1.5 mm तक के। और शक्ति पर्पथ के लिए जो कंडक्टर यूज किया जाता है 2.5 mm से कम माप का चालक नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था लाइट एंड फैन के लिए जो तुम्हारे 10 पॉइंट होते हैं 800 वाट होता है, उसके लिए कितने 1.5 mm का कंडक्टर यूज करना चाहिए। और ये मैंने जो पावर सर्किट होता है यानी 2 पॉइंट यानी 3000 वाट के लिए जो यूज किया जाता है 15 एम्पियर के लिए, वो होता है तुम्हारे 2.5 mm से अधिक माप का चालक नहीं होना चाहिए। यानी इसके लिए कंडक्टर की जो माप होगी तुम्हारी 2.5 mm की होगी। अब दिया नेक्स्ट इसमें दिया है तुम्हारा वायरिंग क्लिपों को परस्पर दूरी HR 10 सेंटीमीटर मैंने बताया था, और हॉरिजेंटल 10 सेंटीमीटर, जो वर्टिकल कितना होता है 15 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर नहीं रखना चाहिए। अब इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, वाहक नली भली भांति बहुत संपर्कित होनी चाहिए। जो भी तुम्हारी कंड्यूट पाइप है वो क्या होना चाहिए, अर्थिंग जरूर होना चाहिए। वाहक नली के अंदर केबलों पर जोड़ नहीं, यानी जो केबल होती हैं उन पर जोड़ नहीं दिया जाना चाहिए। प्रत्येक वैद्युत, अब देखो नेक्स्ट दिया इसमें, प्रत्येक वैद्युत बिंदु स्विच द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। यानी जितने भी तुम्हारे सर्किट बनाए जाते हैं और प्रत्येक जो बिंदु बनाया जाता है वो क्या होना चाहिए, तुम्हारे फ्यूज के द्वारा या स्विच के द्वारा सदैव क्या होना चाहिए, फेज बार जो प्रत्येक वैद्युत स्विच द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। यानी जो भी तुम्हारा है कंट्रोल करने के लिए हमें प्रत्येक फेज को हमें कंट्रोल करना आवश्यक होता है। जैसे हमारे कोई भी पॉइंट लग रहा है, जैसे लाइट का फैन लग रहा है, लाइट के लिए हमें कंट्रोल करने के लिए हो चाहिए, फैन के लिए अलग होना चाहिए। जैसे हमें बल्ब के लिए भी क्या होना चाहिए, अलग कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए बंद या चालू करने के लिए। और यदि यानी स्विच को सदैव हमें फेज बारे में लगाना चाहिए। जो भी हमारा जो स्विच लगाया जाता है एक होता है फेज, जैसे मैंने मान लिया फेज मान लिया, एक न्यूटन मान लिया, तो हमें हमेशा फेज में क्या लगाना चाहिए, फ्यूज लगाना चाहिए। हमेशा किस में लगाना चाहिए, फेज में लगाना चाहिए। किस में लगाना चाहिए, फेज में। अब देखो नेक्स्ट में जैसे मैं बात करता हूँ इसी में, अब देखो स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के निकट होना चाहिए। जो भी तुम्हारा स्विच बोर्ड लगाया जाता है प्रवेश द्वार के कैसा होता है, निकट। तो फर्श से कितना होता है तुम्हारा 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। स्विच बोर्ड के अंदर वायर लंबे रखने चाहिए, यानी वही तुम्हारे स्विच वायर है उसके अंदर जो वायर है कैसे होना चाहिए, लंबे रखने चाहिए ताकि टूट जाने पर पूरा उन्हें जोड़ सके। देखना है यानी कभी कभी क्या होता है हमें कभी कभी जगह नहीं छोड़ पाते उसके बीच में, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी क्या हो जाते हैं, जल जाएँ या कट जाएँ या हमें छूटे पड़ जाते हैं जलने के बाद। तो हमें उनके लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा गैप हो तो यानी दोबारा उसे आसानी से हम जोड़ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट में जैसे बात करता हूँ सॉकेट आउटलेट संबंधी नियम दिए हैं। अब देखो सभी सॉकेट व प्लग 3 पिन वाले होने चाहिए। यानी जितने भी तुम्हारे सॉकेट हैं वो कितने होने चाहिए, तुम्हारे 3 पिन वाले होने चाहिए तथा उनमें 3 पिन भूतार से जुड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था जैसे हमारा कोई एडाप्टर होता है, तो एडाप्टर में जैसे मैं बात करूँ एक होता है तुम्हारा बड़ा पॉइंट होता है, 2 कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जैसे एक हो गया फेज, एक हो गया न्यूट्रल और ये हुआ तुम्हारा अर्थ वायर का। जो बड़ा वाला होता है किसका होता है, अर्थ का होता है। तो हमें जो भी सॉकेट होने चाहिए 3 पिन वाले यूज करने चाहिए, जो IS नियम के अनुसार जो दिए जाते हैं, हमारे जो रूल है तुम्हारे इंडियन स्टैंडर्ड रूल हैं, उनके लिए अर्थ की विशेषकर आवश्यकता होनी चाहिए, जो कि हमारी सुरक्षा करता है तुम्हारा जो अर्थ वायर होता है। अब देखो जिसमें जैसे आगे क्वेश्चन दिया है, सॉकेट सदैव स्विच द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। मैंने अभी बताया था जितने भी सॉकेट है तुम्हारा वो स्विच के द्वारा क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। सॉकेट को फर्श से या तो 25 सेंटीमीटर, यानी सॉकेट है तुम्हारा जो फर्श से या तो 25 सेंटीमीटर या बोल सकते हैं 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। यदि सॉकेट बच्चों के पहुंच पर है तो शटर प्रारूपी होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उंगलियां लगा देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, करंट लगने का या झटका लगने की संभावना बन जाती है। इस कंडीशन के लिए कैसा होना चाहिए, शटर प्रारूपी या इंटरलॉक प्रारूपी सॉकेट प्रयोग में लेना न चाहिए। यानी उसमें इंटरलॉक प्रारूपी यानी बंद वाले होने चाहिए। जैसे तुमने देखे होंगे कभी कभी जो 3 पिन वाले क्या होते हैं सॉकेट होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, ऊपर से क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, शटर प्रारूपी हो जाते हैं। उन्हें देखा होगा जब एडाप्टर लगाते हैं तो उस तेज़ी के साथ लगाते हैं, जब कंडीशन में अंदर वो
चार्ज होता है हमारा फ़ोन। अब देखो आगे में जैसे मैं बात करूँ इसी में ही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं तुम्हारे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं तुम्हारे, सॉकेट निर्गतों का निर्धारण, यानी तुम्हारी जो इंटरनल वायरिंग के लिए ये न्यू जो तुम्हारे रूल बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। तो इसमें दिया IS 4648/1968 के अनुसार ये भी नियम दिए हैं तुम्हारे। तो सबसे पहले स्थिति दी है 5 एम्पीयर के सॉकेट की संख्या कितनी होनी चाहिए, 15 एम्पीयर के सॉकेट की कितनी होनी चाहिए संख्या। तो हमारा जो बेडरूम होता है या बोल सकते हैं इसे शयन कक्ष होता है, उसके लिए कितने होनी चाहिए, 5 एम्पीयर के 2 या 3 तक होनी चाहिए तुम्हारी ये सॉकेट होनी चाहिए। अब इसके लिए 15 एम्पीयर का एक होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 15 एम्पीयर का एक होता है। ऐसे ही रहने वाले लिविंग रूम के लिए कितना होना चाहिए, 2 या 3 होने चाहिए 5 एम्पीयर के सॉकेट होने चाहिए, और दो होने चाहिए तुम्हारे 15 एम्पीयर के हो सकते हैं अधिकतम, ये अधिकतम बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही तुम्हारी किचन के लिए क्या होना चाहिए, तुम्हारे एक 5 एम्पीयर का सॉकेट होना चाहिए, 2 कैसे होने चाहिए तुम्हारे 15 एम्पीयर के। यानी अब इसमें कभी कभी जो 15 एम्पीयर का जो 2 सॉकेट हमें, जैसे एक तो हमारा यूज कर ले सकते हैं हमें बहुत सारे तुम्हारे, जैसे रेफ्रिजरेटर लगा लेते हैं किचन में लगा लेते हैं, और भी जैसे हीटर भी लगा लेते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं। तो हमें कम से कम 2 होने चाहिए 15 एम्पीयर के सॉकेट। अब इसमें नेक्स्ट है तुम्हारे खाने के कक्ष की बात करता हूँ। खाने के कक्ष में क्या होना चाहिए, 5 एम्पीयर के 2 होने चाहिए और 15 एम्पीयर का एक होना चाहिए। ऐसे तुम्हारे गैरेज के लिए क्या होना चाहिए, 5 एम्पीयर का एक, ऐसे कितना हो तो 15 एम्पीयर का भी एक होना चाहिए। ऐसे तुम्हारा बरामदा है, या बरामदा के लिए एक होना चाहिए 5 एम्पीयर का, अधिकतम होना चाहिए एक होना चाहिए 15 एम्पीयर का। ऐसे तुम्हारा बाथरूम है, तो बाथरूम में क्या होना चाहिए, तुम्हारे एक होना चाहिए 5 एम्पीयर का। जैसे कभी कभी देखा होगा तुमने बाथरूम में क्या कर लेते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, तो उसके लिए जैसे तुम्हारा हीटर के माध्यम से, या फिर इसमें 5 एम्पीयर का मैंने बताया था, 5 एम्पीयर का सॉकेट होने चाहिए, या 15 एम्पीयर का होना चाहिए सॉकेट होना चाहिए। यानी अब इसमें रेफ्रिजरेटर की बात करूँ, रेफ्रिजरेटर में हमेशा 15 एम्पीयर का एक ही सॉकेट यूज किया जाता है। ऐसे ही एयर कंडीशनर में भी क्या होता है, एक ही यूज किया जाता है, 5 एम्पीयर का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या होते हैं तुम्हारे पावर सर्किट होते हैं। कैसे होते हैं तुम्हारे पावर सर्किट होते हैं, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है तुम्हारा, ठीक है, या बोल सकते हैं इसे AC बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसे AC। अब देखो नेक्स्ट जैसे बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे इसी में। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, जब हमें इंटरनल वायरिंग करनी होती है तो ये वाले नियम विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी ये नियम नहीं हमें हो तो ऐसी कंडीशन में परेशानी आएगी। तो जैसे हमें क्रम संख्या दी है, भार बिंदु का प्रारूप दिया है, भार शक्ति दी है, तो लोड एस्टिमेशन हमें भार की गणना करनी है। जैसे हमारा कोई वैद्युत बल्ब है, क्या तुम्हारा वैद्युत बल्ब है, तो वैद्युत बल्ब के लिए हमें सबसे पहले 60 वाट यूज किया जाता है। जो हमें इंटरनल वायरिंग के लिए जो भी शक्ति की ज़रूरत होगी, तुम्हारी वैद्युत बल्ब की शक्ति ली जाती है 60 वाट जोड़ी जाती है। ऐसी ट्यूबलाइट है तुम्हारी, उसके लिए बिंदु के लिए यूज किया जाता है, पॉइंट के लिए 40 वाट का यूज किया जाता है। पंखा के लिए भी क्या किया जाता है, 60 वाट का यूज किया जाता है। पारद बल्ब बिंदु के लिए क्या किया जाता है, 125 वाट किया जाता है। 15 एम्पीयर के सॉकेट के लिए किया जाता है तुम्हारा 1000 वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे, जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही तुम्हारा 5 एम्पीयर के लिए क्या होता है, 100 वाट। ऐसे ही तुम्हारे निकास पंखा परपथ के लिए कितना होता है, तुम्हारे क्षमता अनुसार रखा जाता है। जैसे बोल सकते हैं एग्जॉस्ट फैन होता है तुम्हारा। जो बच्चों मैंने जो क्वेश्चन बताए तुम्हें, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। यानी ये क्वेश्चन मैंने बताए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जो मेरा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, उसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।